नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे हम लोग पढ़ रहे थे 18वीं सदी का भारत। तो हम उसमें आज आगे देखेंगे जिसमें है मराठों का बंगाल अभियान 1751 ईस्वी। हम लोग पढ़ रहे हैं मणिकांत सर की बुक कॉन्सेप्ट कैप्सूल। ये बुक है, आप लोग देख लीजिए। ये बुक है तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं। इसमें PYQ है, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखेंगे इसमें मराठों का जो है बंगाल पर अभियान। आगे इसमें देखें मराठों का बंगाल पे अभियान 1751 ईस्वी में स्टार्ट किया था मराठों ने। तो हम आगे इसमें देखेंगे बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था। दीवान भास्कर पंत को अलीवर्दी खां से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने के मुद्दे पर वार्ता करने हेतु भेजा गया था, परंतु उसकी जो है अलीवर्दी खां ने हत्या करवा दी थी। रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया। इससे जो है जो मराठे थे वो बहुत आहत हुए और आहत होने की वजह से वो जो है बंगाल पे आक्रमण कर दिए। उसके फलस्वरूप अलीवर्दी खां को ये लोग जो है हरा देते हैं। हराने के पश्चात अलीवर्दी को अपना उड़ीसा का बहुत सारा भूभाग मराठों को देना पड़ता है। अब आगे हम उसमें देखेंगे जिसमें जो है अलीवर्दी खां को एक वर्ष में लगभग 12 लाख रुपए सालाना देना पड़ता है। हम आगे इसमें देखेंगे निजाम से युद्ध। 1745 ईस्वी में आसफाह की मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारियों में गृहयुद्ध छिड़ गया, जिससे पेशवा को खान देश तथा बरार में अपना अधिकार करने का मौका मिल गया। परंतु निजाम ने भी फ्रांसीसी जनरल बुस्सी के नेतृत्व में तोपखाने का प्रयोग किया तथा पेशवा को विशेष सफलता प्राप्त नहीं करने दी। अंततः 1752 ईस्वी में भलकी की संधि हुई, जिसमें निजाम ने बरार का आधा भाग पेशवा को दे दिया। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ने तथा हैदराबाद के दरबार में बुस्सी की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए पेशवा ने पुनः निजाम से गोदावरी के उत्तरी प्रदेश की मांग की। 1757 ईस्वी में सिंदखेड़ में भीषण युद्ध हुआ। अंत में बाध्य होकर निजाम ने 25 लाख रुपए वार्षिक कर देने योग्य प्रदेश तथा नालदुर्ग मराठों को दे दिया। 25 लाख रुपए वार्षिक और जो है नालदुर्ग था वो मराठों को देने के लिए स्वीकार कर लिया निजाम ने। आगे जो है रघुजी भोसले ने कर्नाटक के विरुद्ध अभियान कर चंदा साहब को गिरफ्तार कर लिया। रघुजी भोसले जो है कर्नाटक के विरुद्ध जो है अभियान किया और उसमें जो है निजाम को हरा करके चंदा साहब को हरा करके उसको जो है गिरफ्तार कर लिया। 1760 ईस्वी में सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में निजाम के विरुद्ध सेना भेजी गई। निजाम उदगिर की लड़ाई में पराजित हुआ। फिर मराठों और निजाम में संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप मराठों को खानदेश, बीजापुर और अहमदनगर के क्षेत्र में 60 लाख रुपया भू राजस्व के बराबर का क्षेत्र मिला। 1754 ईस्वी में रन्नोजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर एवं शाखाराम बापू दिल्ली भेजे गए। उसके बाद जो है मीर बख्शी और अब्दाली के व्यक्तिगत एजेंट नजीबुद्दौला को दिल्ली से खदेड़ दिया गया। फिर मराठों ने पंजाब की ओर कूच किया। मराठों ने अब्दाली के अधिकारी तैमूर को खदेड़ दिया। यही समय था कि जब मराठों की शक्ति सर्वोच्च शिखर पर थी। उनके घोड़े जो थे मराठे के, ऐसा कहा जाता है कि वो जो है सिंधु नदी की जो है पानी पिए, सिंधु नदी तक जा कर के पानी पिया।
1759 ईस्वी में अब्दाली ने पुनः भारत की ओर बढ़ा। मुठभेड़ में दत्तोजी सिंधिया की मृत्यु हो गई और मल्हार राव एवं रघुनाथ राव भी जो है अब्दाली का जो है रास्ता रोकने में असफल रहे। उसके बाद 1760 ईस्वी में बालाजी ने अपने भतीजे सदाशिवराव भाऊ को के अधीन एक सेना भेजी, उनके साथ में एक सेना भेजी। बालाजी का अल्पवयस्क पुत्र जो विश्वासराव उस समय जो है सेना का औपचारिक प्रधान था और मराठा सरदारों की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो आपसी मतभेद थी। साथ ही जो है उन्होंने हिंदू सरदारों को विश्वास में नहीं लिया था, जो हिंदू सरदार थे उनको जो है विश्वास में नहीं लिया था। सूरजमल जाट से भी कोई समझौता नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरी ओर अब्दाली जो था उसके साथ मुग़ल और जो नजीबुद्दौला और जो है उसके साथ में अवध का नवाब फिर शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन लोगों का जो है समर्थन मिल गया अब्दाली को। तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें कुछ ही घंटों में जो है मराठों के पैर उखड़ गए और सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव दोनों जो है मारे गए। इसमें बालाजी इस सदमे को जो है बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपनी बालाजी इस सदमे को जो है बर्दाश्त नहीं किया और अंततः जो है 1761 ईस्वी में उनकी भी मृत्यु हो गई। और इस युद्ध से अनेक मराठा सरदार जो है शिवराव भाऊ के व्यवहार से क्षुब्ध हो गए और जो मल्हार राव होलकर ने तो क्रुद्ध होकर के कहा, यदि शत्रु इस पुणे के ब्राह्मण को नीचा नहीं दिखाएगा तो हमसे तथा अन्य मराठा सरदारों से ये लोग कपड़ा धुलवाएंगे। कह रहा कि अगर हम लोगों को जो है ऐसा दिन हो जाएगा कि जो है हम लोग को ये लोग आकर के कपड़े धुलवाने जैसा बात करेंगे, जैसे हम लोग को बहुत नीचा दिखाएंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार का मुख्य कारण सैन्य क्षमता का कमज़ोर होना। आप इसको लिख सकते हैं मराठा जो है पानीपत के तीसरे युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। जैसे अगर आ गया तो आप इसमें लिख सकते हैं जैसे आंसर में कि कारण में 2-3 कारण लिखना होता है, 3-4 पॉइंट लिखना होता है, तो उसमें लिख सकते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के में जो है मराठों की हार का जो मुख्य कारण वो सैन्य क्षमता का कमज़ोर होना और जो इनके सामंत थे और जो इनके सहयोगी थे उनका जो है विश्वासघात समझो, एक प्रकार का विश्वासघात नहीं, इनसे उनका जो है मित्रवत व्यवहार नहीं था क्योंकि ये सरदेशमुखी है और जो है चौथा वो सरदेशमुखी कर ज़्यादा वसूलते थे और वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते थे, तो इसलिए वो लोग इनकी सहायता करने के लिए नहीं आए। अब्दाली के सैनिकों की साज सज्जा उन्नत थी, जैसे कि ये लोग जो, और तीसरा कारण ये है जैसे जो मराठा थे वो जो है अभी भी भाले और तलवार से लड़ रहे थे, जबकि जो मराठे थे वो बंदूक धारण करने लगे थे और उनका जो है तोपची था वो तोपखाना के भी यूज करने लगे थे। ऊँट के ऊपर हल्के तोपों का प्रयोग करके मराठा के जो सैनिक थे उनको तहस नहस कर दी, तबाही मचा दी। तो मराठे जो है इससे भी आहत हुए और मारे गए। आप इसका तीसरा लिख सकते हैं, सिडनी ओवन में पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में लिखा गया है कि इसमें मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर हो गई, यद्यपि यह बहुमुखी दैत्य मारा गया। मैं दैत्य मारा तो नहीं गया परंतु भली बात कुचल लिया गया। इसमें ये है कि ये कटाक्ष किया गया मराठों के ऊपर कि जो है मराठों की तुलना जो है दैत्य से किया गया है, राक्षस से किया गया है कि इनको जो है कुचला तो गया लेकिन मारा नहीं गया पूरी तरीके से, लेकिन कुचलने का पूरा प्रयास किया गया और इनको कुचल दिया गया। और लेकिन ये पूरे रूप से मारे नहीं गए हैं, ये अभी जीवित हैं। निश्चय ही इस युद्ध ने भारत में अंग्रेज के उत्थान के लिए मार्ग खोल दिया, क्योंकि मराठे ही सबसे मजबूत थे और जब विदेशी आक्रमण के सामने मराठे हार गए, कुछ भारत के ही जैसे जो मराठे के विरुद्ध थे वो जो है उनके सहयोग में जाकर के लड़ लिए। जैसे कि बताया ना आपको कि जो मुग़ल थे, शुजाउद्दौला था और वो निज़ाम था, ये लोग जो है
अब्दाली का जो है, अवध का नवाब जो था, ये लोग अब्दाली का हेल्प किए, जिससे अब ये नहीं हो सका कि जो है जो मराठे हैं वो मुग़ल साम्राज्य का विस्थापित करके स्वयं एक बड़ा साम्राज्य का दर्जा ले सकें। तो जो है जो अंग्रेज़ थे उनको और बल मिला कि उनको ये फ़ायदा हुआ कि अब चलो उनके रास्ते का जो कांटा है वो साफ हो गया। अब हम आगे देखेंगे पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन, जिसमें है 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में मराठा प्रशासन हिंदू तथा मुस्लिम संस्थाओं का उत्तम सम्मिश्रण था। मराठा प्रशासन के मूल तत्व हिंदू थे, जिनमें कई मुस्लिम विशेषताएं प्रवेश कर गई थी। पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य में समयानुकूल परिवर्तन किए गए। उदाहरण के लिए शिवाजी के अधीन मराठा संविधान में मुगल सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं था, परंतु शाहू के काल में मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई और 1719 ईस्वी में संधि के अनुसार शाहू के 10,000 का मनसब फर्रुखसियार से स्वीकार किया। जो शाहू थे उन्होंने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियार को जो है 10,000 मनसब देने का जो है स्वीकार कर लिया। फिर 10 लाख रुपया वार्षिक उसे खिराज देना भी स्वीकार किया। शाहू की सम्राट के प्रति निष्ठा इस बात से भी प्रमाणित होती है, जो शाहू थे वो जो है शिवाजी के जो है पौत्र थे। उनसे शाहू जी के अंग्रेज जो मुग़ल थे उनके प्रति जो है निष्ठा इस बात से भी प्रमाणित होता है, जो औरंगजेब का जो मज़ार था वहाँ तक की जो है यात्रा शाहू जी ने पैदल नंगे पाँव की थी। उसके बाद जो है और इस बात से भी प्रमाणित होता है, जो इनका राज दरबार था, इनका द्वार जो है दिल्ली दरबार की तरफ मुँह करके बनवाए थे। दिल्ली दरबार की तरफ इनका मुँह दिल्ली द्वार बनवाया था। उसके बाद जो है इसी प्रकार महादजी सिंधिया ने मुग़ल सम्राट से शाहू को वकील-ए-मुतकल की पदवी दिलवाई थी। जो महादजी सिंधिया थे वो सम्राट से शाहू को जो है वकील-ए-मुतकल की पदवी दिलवाए थे। उसने शाही फौज का नायकत्व भी प्राप्त कर लिया एवं होलकर द्वारा चुनौती देने उसने लखेरी के युद्ध में होलकर को पराजित भी किया। उसके बाद हम देखेंगे 1750 ईस्वी में संगोल की संधि हुई। अब जैसा कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें ऐसे आ जाएगा, संगोल की संधि आ जाएगा, उसके बाद लिखा रहेगा उसमें 1750, 1765, 1749, तो आपको उसमें से मिलाना होगा। यही नहीं दिया रहेगा, उसमें और दिया रहेगा, जैसे संगोल की संधि दे दिया और उसका पानीपत का युद्ध दे दिया और उसके बाद विधवा पुनर्विवाह दे दिया और सबका वो डेट दे देगा, तो आपको उससे रिलेट करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, संगोल का संधि इम्पोर्टेंट है। अब की बार मैं टेस्ट सीरीज भी लगाया था तो उसमें भी आया था, विजन IAS का हो या खान ग्लोबल स्टडीज का हो। उसके बाद हम देखेंगे इसमें 1785 में संगोल की संधि से राज्य की वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई। स्कॉट वारिंग ने इस संबंध में टिप्पणी की पेशवा द्वारा सती अपहरण से ना किसी को आश्चर्य हुआ, ना ही किसी को इस ओर ध्यान दिया, उसके बाद कह रहा आरंभ में पेशवा शिवाजी की अष्टप्रधान समिति का सदस्य होता था। इस सूची में दूसरे स्थान पर था बालाजी विश्वनाथ, 7वां पेशवा था, परंतु उसने अपनी योग्यता से इस पद को न सिर्फ वंशानुगत बनाया बल्कि सभी मंत्रियों में सर्वप्रधान बना दिया, क्योंकि जो पेशवा का पद था वो बालाजी विश्वनाथ राव भट्ट जो थे उन्होंने उसको फिर बाजीराव आया, तो ये लोग जो है इसको वंशानुगत कर दिया। तो पहले बालाजी विश्वनाथ बल्लाड़ भट्ट था, उसके बाद उसका लड़का हुआ बाजीराव, उसके बाद उसका लड़का हुआ फिर द्वितीय बाजीराव जो था वो, उसके बाद ये वंशानुगत चला है। फिर उसके बाद इसमें आगे है, बल्कि जो है इस पद को उसने जो है ऐसा मतलब कि एक जो मंत्री थे उनमें प्रधान भी बना दिया, मतलब प्रधानमंत्री का दर्जा दे, समझो। फिर उसके बाद कह रहा है केंद्रीय प्रशासन।
केंद्रीय प्रशासन में हम देखेंगे पूना में पेशवा का सचिवालय जिसे हुजूर दफ्तर कहा जाता है। जो है पूना में जो पेशवा का जो दफ्तर था, जैसे जो मराठों का जो दफ्तर था उसको जो है हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। हुजूर शब्द जबकि जो है ये मुझे लगता है उर्दू मराठा प्रशासन का केंद्र था, और जो है यही जो है पूना जो है मराठा प्रशासन का जो है केंद्र था। इसमें अनेक विभाग तथा कार्यालय थे। दैनिक रजिस्टर जिसे रोज करद कहा जाता, जो दैनिक रजिस्टर था उसको जो है रोज करद के नाम से जाना जाता था, तथा सभी करों के लेन देन के रजिस्टर, इसमें सभी अनुदानों का भुगतान का ब्यौरा रहता था इसी में, और इसी में रखे जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण विभाग एलबेरीज दफ्तर था, चातले दफ्तर होते थे इसको जो है चातले दफ्तर भी बोलते थे। एली दफ्तर सभी प्रकार के लेखों से संबंधित था तथा पूना में स्थित था। ये जो चातले दफ्तर सीधे फडणवीस से संबंध है, फडणवीस के तहत था। फडणवीस एक पद होता था, उसके तहत होता था। अब हम देखेंगे प्रांतीय तथा जिला प्रशासन। इसमें जो प्रांतीय जैसे जो किसी आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य में भी जो शासन प्रशासन था उसमें भी सिविल सर्वेंट जो अभी बाद में देखा जाता है कि जो है अंग्रेज़ों ने लागू किया सिविल सर्वेंट का, जबकि हमारे यहाँ साक्ष्य मिलता है प्राचीन काल से ही, क्योंकि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसकी जो है व्याख्या किया है। और जो विशाख दत्त था चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबारी कवि विशाख दत्त, उसने वो जो लिखा था उसमें जो है वहीं से जो है इसका जो है विवेचन है कि जो है सिविल सर्वेंट का केंद्रीय प्रशासन तभी से हो रहा है, ये मौर्य काल से। और मौर्य काल में ही जो है मौर्य काल में जैसे कि सिक्का सब कुछ था उस टाइम में भी, और प्रांतीय शासन होता था, नगर, और जो है मैं आपको आगे भी बताऊंगा अभी। अब देखिए आगे, प्रायः सूबे को प्रांत कहा जाता था एवं तरफ अथवा परगने को महाल कहा जाता था। जैसे अभी इस टाइम जो है परगना बोलते हैं, परगना जैसे उसको तो तब उस समय महाल कहा जाता था। जैसे महाल व्यवस्था आता है स्थानीय और फिर अस्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, तो उसी को ऐसे बोलते हैं। खानदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे बड़े बड़े प्रांत तथा प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे। कर्नाटक का सूबेदार अपने मामलतदार स्वयं नियुक्त करते थे। मामलतदार होते जैसे जो लोगों जो प्रशासन की जो निगरानी करते थे, लोगों को की समस्याएं सुनते थे, मामलतदार उनको कहते थे। परंतु खानदेश के सूबेदार को मात्र अधीक्षण का अधिकार प्राप्त था तथा उसके अधीनस्थ मामलतदार केंद्रीय दफ्तर को अपना ब्यौरा देते थे। सर सूबेदार के अधीन एक मामलतदार होता था जिस पर मंडल, जिले, सरकार, सूबा इत्यादि का भार होता था। मामलतदार तथा कामविसदार दोनों ही जिले में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी प्रकार के कार्यों की देखभाल करते थे। उदाहरण के लिए खेती अथवा उद्योग का विकास, दीवानी तथा फौजदारी, न्याय, स्थानीय हिकबंदी और नागरिक सेना, पुलिस तथा सामाजिक एवं धार्मिक झगड़ों में विवेचना आदि इनका कार्य था। उसके बाद हम देखें ग्राम में कर निर्धारण मामलतदार ही करता था, परंतु स्थानीय पटेलों की सहायता से, जो स्थानीय पटेले जो स्थानीय लोग होते थे उनकी सहायता से। अब जैसे स्थानीय में जैसे अभी आप देखेंगे पहले जो है गाँव में जो है पहले गाँव में क्या होता था कि पंचायत होती थी, लेकिन पंचायत को ये हक नहीं था कि किसी को वो दंड दें या कुछ भी करे, लेकिन वो देते थे। संविधान में इसका जो हो वो नहीं है वर्णन कि जो है वो किसी को दंड दें या किसी को जो है किसी को अनुमति दे विवाह करने का या कुछ भी हो इस टाइप का, या किसी धार्मिक कार्यों को या किसी को करने के लिए बाध्य करें, इसका वर्णन नहीं है। लेकिन ये लोग करते थे, तो इसलिए संविधान इनके ऊपर भी बहुत सारा अंकुश लगाया हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है पंचायतें ने बहुत अच्छी काम किया, तो उसको भी सराहा जाता है।
तो आप आगे देखेंगे इसमें देशमुख और देशपांडे अन्य जिलाधिकारी थे जो मामलतदार पर एक नियंत्रक के रूप में कार्य करते थे। इनकी पुष्टि के बगैर कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। देशमुख जिला पांडे और जिलाधिकारी देश पांडे जो इसके अतिरिक्त जो है दरखादार जो कि एक वंशानुगत तथा मामलतदार से स्वतंत्र अधिकारी होता था। मामलतदार से स्वतंत्र एक जो अधिकारी होता था, ये मामलतदार जो होते थे उनसे स्वतंत्र था ये। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इन पर नियंत्रक के रूप में कार्य करता था। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में काराकून भी होता था जो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। स्थानीय एवं ग्राम शासन अब देखेंगे इसमें मुख्य ग्राम अधिकारी पटेल होता था। जो मुख्य ग्राम अधिकारी होता था वो आप देखेंगे मराठा साम्राज्य में तो अगर पूछ लिया ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ऑनलाइनर नहीं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि मुख्य जो ग्राम अधिकारी होता था उसको उस टाइम पटेल कहते थे। एक से मिलाने के लिए आ जाएगा जैसे कि दिए देगा 3-4 मामले पटेल दे देगा और कुछ दे देगा तो आपको उससे रिलेट करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे जो कर संबंधी न्यायिक जो पटेल होता था वो जो कर संबंधी न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल का पद वंशानुगत था तथा इसका क्रय विक्रय हो सकता था। इस पद को मतलब क्रय विक्रय किया जा सकता था। इसका आंशिक हस्तांतरण भी हो सकता था। इस अवस्था में एक ग्राम में एक से अधिक पटेल हो सकते थे। पटेल को सरकार से वेतन नहीं मिलता था बल्कि वह एकत्रित कर का एक छोटा सा भाग अपने लिए रख ले। जो कर एकत्रित करता था पटेल उसी में से एक छोटा सा भाग वो अपने लिए रख लेता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी को भी ग्रामवासी कुछ अनुलाभ देते थे। जो पटेल होता तो उसके नीचे जो कर्मचारी होता उसका नाम कुलकर्णी होता था, उसको भी थोड़ा सा लाभ दिया जाता था। कुलकर्णी के नीचे जो है चौगुले होता था जो पटेल की सहायता करता था। चौगुले मतलब उसके सहायक के रूप में कार्य करता था चौगुले। तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। इसके अतिरिक्त ग्रामों में 12 बलूटे अथवा शिल्पी होते थे जो ग्राम को भिन्न सेवा करते थे जिनके बदले उन्हें अन्न मिलता था। कुछ ग्रामों में 12 अलूटे भी होते थे जो सेवक के रूप में कार्य करते थे। हम बलूटे के बारे में आपको बताएंगे अगले वीडियो में और आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको अभी आ रहा है तो बता सकते हैं। नगर प्रशासन मुझे पता है लेकिन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। नगर प्रशासन कोतवाल नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। इसके महत्वपूर्ण कर्तव्यों में झगड़ों को निपटाना। कोतवाल का काम क्या है? अभी भी झगड़ों का निपटाना करवाता है। और जो है मूल्यों को नियमित करना, नगर में आने जाने का ब्यौरा रखना, राजपथों मकानों तथा गलियों के झगड़ों को निपटाना तथा सरकार को इन कार्यों का ब्यौरा भेजना शामिल था इनके काम में। फिर कोतवाल जो होते थे उनको जो है नगर का मुख्य दंडाधिकारी तथा पुलिस का प्रमुख होता था। अभी भी वही होता है इंस्पेक्टर कोतवाल। सैया कोतवाल तो डर काहे को बोलता है ना अभी भी। बाबू प्रधान चाचा पुलिस बाबू प्रधान तो डर काहे को। तो अभी भी उसके बाद देखेंगे हम न्याय प्रणाली। मराठा कानून जो है प्राचीन संस्कृति स्मृति ग्रंथों दाय भाग तथा मनुस्मृति आदि पर आधारित था। न्याय के लिए ग्राम में पटेल, जिले में मामलतदार, सूबे में सूबेदार तथा अंत में सतारा में छत्रपति होता था। मुकदमों की कार्यविधि निश्चित नहीं थी और ना ही कानून संहिताबद्ध था। छत्रपति तथा पेशवा आधुनिक न्यायाधीशों के स्थान पर प्राचीन कुल पिता की भूमिका निभाते थे। यही जो है न्याय करते थे। दिमागी मुकदमों का फैसला पंचायतें करती थी। उन्हें प्रायः पंच परमेश्वर कहा जाता था। पहले पंचायतें होती थी सबसे इम्पोर्टेंट। अब उसके बाद हम देखेंगे कर प्रशासन। इससे पहले आप एक बार इम्पोर्टेंट जो है उसको बता दीजिए। जैसे आप मुझे बता दीजिए संगोल की संधि कब हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था संगोल की संधि, आप बता दीजिए कब हुई थी।
1749, 1738, 1750, 1761 कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और पटेल किसको कहते हैं? पटेल कौन सा अधिकारी होता है, ये भी बताइए। अब हम देखेंगे, अब हमको क्या देखना था, कर प्रशासन ना, हम देखेंगे कर प्रशासन। इसमें जो पटेल होता था वो मुख्य ग्राम अधिकारी होता था, और जो संगोल का संधि हुआ था वो कब हुआ था? 1750 ईस्वी में, याद रखना। कर प्रशासन में हम देखेंगे सरदेश मुखी सीधे छत्रपति के पास जाता था तथा चौथ का विभाजन होता था। कुल चौथ का 25% छत्रपति को, जो चौथ होता था उसका जो 25% होता था वो जो है जो बाबती कहलाता था उसको मिलता था, छत्रपति को मिलता था 25%, और जो बाबती कहलाता था उसको 6% पद जो है, पंत जो है और सचिव को भी मिलता था, उसका 6% पंत और जो सचिव होते थे उनको मिलता था, जिसे जो है सहोत्रा कहा जाता था। और 3% जो है छत्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता था कि वो किसे देंगे, विवेक का, उनका विवेक का अधिकार होता है, जिसको मन करे वो दें उनको, जिसे जो है नाद गोदा कहा जाता था। 66% संबंधी मराठा सरदार को मिलता था जो उसका वसूल करते थे, जो उसको वसूल करते तो 66% उनको। उसके बाद कह रहा है रुहेला अफगान तथा बंगस पठान। उसके बाद हम देखेंगे रुहेला अफगान बंगस पठान में फर्रुखाबाद क्षेत्र में मोहम्मद खां बंगस ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण संभव हुआ। जो फर्रुखाबाद क्षेत्र में मोहम्मद खां जो बंगस था उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद संभव हुआ। उसके बाद हम देखेंगे उसी तरह उत्तरी कुमायूं एवं दक्षिणी में गंगा नदी के बीच अली मोहम्मद खान ने रुहेला राज्य की स्थापना की। फर्रुखाबाद क्षेत्र का जो है स्थापना किसने की? मोहम्मद खां बंगस ने। और रुहेला का जो राज्य है उसकी स्थापना की अली मोहम्मद खान ने। अली मोहम्मद खां रुहेला और मोहम्मद खां बंगस ने फर्रुखाबाद। अब हम देखेंगे ये ऐसे आ जाता है, खंड खा से खंड खा को मिलान कीजिए, उसी में आ जाएगा ये। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता भी है। उसके बाद हम देखेंगे सिख में हम देखेंगे 1764 ईस्वी में सिख समुदाय के बीच कुछ गणमान्य सरदार अमृतसर में इकट्ठा हुए। उन्होंने सिक्के ढालकर अपने संघ एवं पंथ के प्रभुत्व की घोषणा की। गुरु गोबिंद ने नानक से तेग देग एवं फतेह प्राप्त की। गुरु नानक से उन्होंने तेग देग और फतेह प्राप्त की। उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। गुरु नानक ने कौन से सिक्के जारी किए थे? तो चांदी के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। इसी के साथ सिख राज्य की स्थापना हुई। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7वां एवं अंतिम आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7वां एवं अंतिम जब आक्रमण किया तो उन्होंने सिखों को, परंतु जो उन्होंने सिखों को दबाया नहीं जा सका। उन्होंने सिखों को नहीं दबा सका। 1765 से 1800 में 1765 से 1800 ईस्वी के बीच सिखों ने पंजाब और कश्मीर पे जो है कब्जा कर लिया। अब सिख कुल जो है 12 मिसलों में विभाजित हो गए। उसके बाद अब हम देखेंगे आगे, ये जो मिसलें तो होती थी ये जनतांत्रिक पद्धति पर गठित थी। ये जनतांत्रिक मतलब जनता के प्रतिनिधित्व पर जो है गठित थी। कालांतर में जनतांत्रिक तत्व कमज़ोर पड़ते गए और अन्य जगह राजतंत्र ने ले लिया। सिखों के इस संगठन को धर्मराजी संघबद्ध सामंतवाद कहा गया है। अब हम आगे देखेंगे जाट। तो जाट को अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।